हाँ भाई, देखिए जहाँ तक हम करा चुके हैं उसके आगे जो चल रहा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन चल रहा था, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और उसमें जो बचा हुआ है उसमें एक था बाई रूट्स और बचा हुआ है बाई बुलविल्स और बचा हुआ है बाई टूरियंस और बाई लीव्स। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये भी वो स्ट्रक्चर हैं जिनके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा भी होता है, जिसमें राइजोम था, जिसमें ट्यूबर था, जिसमें कॉम था, जिसमें बल्ब था। मैं आपको बता चुका हूँ सब एरियल स्टेम्स, जिनको हम क्रीपिंग स्टेम भी बोल सकते हैं, उनके द्वारा होता है, जैसे रनर था, जैसे स्टोलन था, जैसे शकर्स था, जैसे ऑफसेट था। इसी तरीके से रूट के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोडक्शन हो सकता है, बुलविल्स के द्वारा भी हो सकता है, टूरियंस के द्वारा भी हो सकता है और लीव्स के द्वारा भी हो सकता है। ये वो सारे तरीके हैं जिनके द्वारा वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है, वो भी नेचुरल, इसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या होता है इनमें रूट में? देखो भाई, जैसे रूट है, रूट टेप रूट भी हो सकती है, एडवेंटिशियस रूट भी हो सकती है। तो रूट पर रेडिकल बड्स निकल आती हैं। रूट पर क्या होती हैं? रेडिकल बड्स निकल आती हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें रेडिकल बड्स निकल आती हैं, और रेडिकल जो बड्स होती हैं वो रेडिकल बड्स ग्रो करके न्यू प्लांट डेवलप कर देती हैं। जैसे एग्जाम्पल डलबर्जिया सिसो एंड डाहलिया, इसमें एग्जाम्पल है जैसे डलबर्जिया सिसो एंड डाहलिया। अगर हम टेप रूट की बात करें तो डाहलिया, एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो डाहलिया, और टेप रूट की बात करें तो डलबर्जिया। डलबर्जिया के केस में टेप रूट पर रेडिकल बड्स निकलती हैं, और जो डाहलिया है इसके केस में जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं उस पर रेडिकल बड्स निकलती हैं, जिससे कि नया प्लांट बन जाता है। इसके बाद में है बाई बुलविल्स। तो जो बुलविल्स होती हैं, जैसे कि एक प्लांट है अगेव, इसमें ऐसा होता है बुलविल्स बनती हैं। एक्चुअल में जो बुलविल्स होती हैं, ये बुलविल्स क्या हैं? दे आर मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्लोरल बर्ड में मॉडिफिकेशन हो जाता है तो बुलविल्स बन जाती हैं, फ्लैशी बर्ड्स बन जाती हैं। इनको एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। इनको हम फ्लैशी बर्ड्स कह सकते हैं, फ्लैशी बर्ड्स। इनको हम फ्लैशी बर्ड्स कह सकते हैं, फ्लैशी बर्ड्स भी कह सकते हैं। ये बन जाते हैं फ्लोरल बर्ड के मॉडिफिकेशन से, इनको हम बुलविल्स भी कह सकते हैं। ट्यूरियंस क्या होते हैं? ये होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट में क्या होती हैं? उसी प्रकार की फ्लैशी बर्ड्स बन जाती हैं, जैसे कि ऊपर बन रही हैं इसमें, ये उनको हम ट्यूरियंस कहते हैं। और जो लीव्स होती हैं, ये लीव्स में भी बर्ड्स बन जाती हैं, जिनको हम एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ब्रायोफिलम है। ब्रायोफिलम जो प्लांट होता है, इस ब्रायोफिलम में जो नॉच होते हैं, इसकी ब्रायोफिलम की जो लीव्स होती हैं, इन लीव्स में जो नॉचेज होते हैं, मार्जिन पर स्पेशली, बल्कि कह सकते हैं लीफ की मार्जिन पर नॉचेज होते हैं, खांच पाई जाती हैं, और वो नॉचेज होती हैं, इनमें बर्ड्स बन जाती हैं। यही बर्ड्स, ये कैसी होती है? ये एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं। ये न्यू प्लांट को जन्म दे देती हैं, इनसे नया प्लांट बन जाता है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये ब्रायोफिलम है, इसी प्रकार से एक टेरिडोफाइट होता है, उसका नाम है एडियंटम। और जो एडियंटम है, इसी को कहते हैं वॉकिंग फर्न। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं वॉकिंग फर्न कहते हैं इसको। एडियंटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं। कारण क्या है कि जो एडियंटम की जो लीव्स होती हैं, उसकी जो टिप होती है, टिप पर बड निकल आती हैं।
जैसे ये पूरी सपोज की लीफ है, लीफ ऐसे निकली और फिर ये इसका जो टिप पोर्शन है वो इस तरीके से ज़मीन के टच में आ जाता है, अर्थ के टच में आ जाता है, सबस्ट्रेटम के टच में आता है, सॉइल के टच में आ जाता है, और यहाँ पे जो बड्स होती हैं उनसे रूट निकल जाती हैं, और वहीं से वो लीफ ऐसे करके ऐसे पहले गई, फिर ऐसे सॉइल के टच में आ गई और वहाँ पर रूट निकल गया, वहीं से एक नया प्लांट बन जाता है। तो इसको कहते हैं, ऐसे बार बार होता है, हर लीफ के साथ में होता है। तो ऐसा लगता है जैसे लीफ चल रही है, लीफ अपना कदम आगे बढ़ा करके ऐसे सबस्ट्रेटम के टच में रखे हुए, वॉकिंग फर्न इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी जो लीफ होती है, इस लीफ के टिप पर बड्स होती हैं और वो बड्स ग्रो करके न्यू प्लांट बना देती हैं, वो बड्स ग्रो कर जाती हैं। स्पेशली वो लीफ टिप वाले रीजन पर होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर लीफ मार्जिन वाली जगह है, वो ध्यान रखना। अंतर दोनों में ये है, लेकिन बोथ दी बर्ड्स आर सेम काइंड ऑफ बर्ड, मीन दे आर द एडवेंटिशियस बर्ड्स। इस तरीके से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोडक्शन के इतने सारे तरीके हो गए, और इन सब तरीकों के बाद में अब नंबर आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोडक्शन। ध्यान दें जरा सा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोडक्शन में यहाँ पर गार्डनर की हेल्प ली जाती है। प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं, स्पेशली जो एक्सपर्ट होते हैं इसमें, जो गार्डनर हैं, जो फार्मर्स हैं और जो ट्रेंड लोग होते हैं, वो इसको करा सकते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोडक्शन में कुल मिला के 4 टाइप होते हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। उनमें से मेन तो ये है ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपगेशन, लेकिन 2 और तरीके हैं, एक है कटिंग, दूसरा है लेयरिंग। इनके भी फिर सब डिविजन्स हैं बहुत सारे। जैसे हम ये गुलाब की लकड़ी है, इसको काट के लगा सकते हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट के द्वारा। इसको काट दिया, यहाँ पे हार्मोन का स्प्रे कर दिया, हार्मोन का पाउडर लगा दिया, गाड़ दिया, तो यहाँ पे रूट बन जाएंगी, वो रूटिंग हार्मोन होता है। तो इसी तरीके से हम जैसे स्टेम कटिंग करते हैं रोज के केस में, बोगनविलिया के केस में, लीफ कटिंग कर सकते हैं सेंसिवियरा के केस में, और रूट कटिंग कर सकते हैं ब्लैकबेरी के केस में। इसी तरीके से जो लेयरिंग होती है, लेयरिंग भी 3 तरह की 4 तरह की होती है। उसमें से एक टिप लेयरिंग होती है, एक सर्पेंटाइन लेयरिंग होती है, और एक माउंट लेयरिंग होती है, और एक एयर लेयरिंग होती है। और इन तीनों चारों प्रकार की लेयरिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों होते हैं, एक माउंट लेयरिंग और एक एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बूटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्रांच होती है, ऐसे ब्रांच जो एयर में निकलती है, उस ब्रांच के एयर वाले पार्ट में, या जो एयर ब्रांच है उसका एक रिंग मैनर में हम पहले बार्क निकाल लेते हैं। जब बार्क निकाल लेते हैं, बार्क का मतलब है वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की वो सारे टिश्यू निकाल। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या क्या हो सकता है, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो होता है सेकेंडरी फ्लोएम हो सकता है, प्राइमरी फ्लोएम हो सकता है, पेरिसाइकल हो सकता है, एंडोडर्मिस हो सकती है, जनरल कॉर्टेक्स हो सकता है, हाइपोडर्मिस हो सकती है, ये सब हो सकते हैं, एपिडर्मिस हो सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। यानी कि बार्क निकाल देते हैं, तो बार्क जब निकाल देंगे एक रिंग मैनर में, फिर उस पार्ट में क्ले लगा देते हैं, पानी मिला देते हैं, गोबर लगा देते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, और उसके बाद उसको बांध देते हैं। तो वहां पर देखते हैं 1 से 3 महीने के बीच में रूट्स निकलाती हैं, बाद में उस पोर्शन को काट के अलग प्लांट की तरह स्टेबलिश कर दिया जाता है। ये होता है एयर लेयरिंग, जिसको हम बूटी कहते हैं। ऐसे ही एक होता है माउंट लेयरिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। माउंट लेयरिंग में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं जिसकी लोअर मोस्ट ब्रांच होती है, किसी ट्री की जो लोअर मोस्ट ब्रांच होती है, उस ब्रांच को ऐसे झुका करके उसका एक पोर्शन होता है रिंग मैनर में, उसका भी बार्क निकाल देते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बार्क निकाल देते हैं, फिर उसमें मिट्टी लगा देते हैं, क्ले लगा देते हैं, पानी मिला देते हैं, उसमें गोबर लगा देते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट दे देते हैं, और उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, गाड़ देते हैं। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में उसमें रूट निकल आती है, बाद में उस ब्रांच को काट के एक नया प्लांट जब काट देते हैं तो वो एक नया प्लांट की तरह बिहेव करता है, नया प्लांट बन जाता है, वो होता है माउंट लेयरिंग। तो इन चारों में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों ही हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो मैंगो होता है या रोज होता है, इसमें 2 तरह की मान लो रोज हैं, इसको हमने ऐसे काट दिया, इसमें दूसरे रोज का हमने एक पार्ट लगा दिया, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये है। तो ये वाला जो पार्ट है ये अपने कैरेक्टर को रिटेन रखता है, ये अपने कैरेक्टर को रिटेन करता है, इसको साइन कहते हैं, इसको स्टॉप कहते हैं, ये होता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा, ग्राफ्टिंग क्या है, जैसे इसको भी सुन लीजिए। आपने देखा है ग्राफ्टिंग में कि जैसे सपोज कीजिएगा ये 2 अलग अलग टाइप के गुलाब हैं, इसमें लाल गुलाब लगता है, इसमें मान लो सफ़ेद गुलाब लगता है। हमने इसको यहाँ से ऐसे काट दिया और हमने इसको ऐसे काट दिया, इसको यहाँ पे आके ऐसे लगा दिया, हो गई ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब है कि एक प्लांट का हमने कोई हिस्सा काट दिया,
इसको भी सुन लीजिएगा। जैसे ये कोई हमने गमले में कोई पौधा लगा हुआ है, ये हमने उसको ले लिया, और कोई एक प्लांट सपोज कीजिए कोई यहाँ पर अलग है, उस प्लांट का हमने हिस्सा एक अलग काट के यहाँ पे लगा दिया, एक हमने यहाँ पे ये लगा दिया, दो अलग अलग प्लांट हो गए। तो जो हिस्सा हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको ऊपर को लगाया गया है, इसको कहते हैं साइन। जो नीचे वाला है पोर्शन, उसको कहते हैं स्टॉक। ये अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेगा, ये अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेगा। नीचे रूट्स वगैरह हैं इस तरीके से। इसमें लाल गुलाब लगता है तो इसमें लाल ही लगेगा, इसमें अगर पीला गुलाब लगता है तो इसमें पीला ही लगेगा। यानी कि इससे क्या हुआ कि एक प्लांट में दो तरह के गुलाब लगेंगे। ये होता है ग्राफ्टिंग। जैसे मैंगो में भी अगर ग्राफ्टिंग की जाती है, अगर मान लो मैंगो में ग्राफ्टिंग कर दी गई, मान लो रोज में ग्राफ्टिंग कर दी गई, मान लो पियर में ग्राफ्टिंग कर दी गई, तो उससे क्या होगा कि मान लो मैंगो में किया गया तो मैं एक ही प्रकार के मैंगो ट्री में कई प्रकार के मैंगो लग सकते हैं। एक ही प्रकार के रोज प्लांट में कई प्रकार के रोज लग सकते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग है। आपको इसमें ध्यान रखना है, जो अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है कि साइन किसे कहते हैं और स्टॉक किसे कहते हैं, एंड दे कैन मेंटेन देयर प्रॉपर्टी। ध्यान रखना इस चीज़ का। कटिंग में भी रोज़ का एग्जाम्पल आ सकता है, ग्राफ्टिंग में भी रोज़ का एग्जाम्पल आ सकता है। इसमें जैसे रोज़ हो गया, जैसे इसमें मैंगो हो गया, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसमें जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, इसमें जैसे लीची भी हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं। और माइक्रो प्रोपगेशन तो किसी भी प्लांट का किया जा सकता है, बस उसकी एक सेल निकालने की जरूरत है, और लैब में उसको एसेप्टिक कंडीशन में उसको कल्चर मीडियम में डाला जाता है। कल्चर मीडियम का मतलब है एक ऐसा मीडियम जहां पर सेल को मल्टीप्लाई कराने की सारी सहूलियतें मौजूद हैं। All the favorable conditions which required by the cell for the division, they are found in the culture medium, any kind of culture medium, but that should be aseptic. Aseptic means they have certain chemical which prevent multiplication of undesired cell. इसमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो अनडिजायर्ड सेल्स को मल्टीप्लिकेशन से रोकती हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं एसेप्टिक कल्चर मीडियम। बाकी इसमें विटामिन होगा, इसमें अमीनो एसिड होगा, इसमें वाटर होगा, इसमें ग्लूकोज होगा, इसमें जो भी रिक्वायरमेंट, इसमें साल्ट होंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सेल को मल्टीप्लाई करने के लिए, ऑल दी रिक्वायरमेंट आर फुलफिल बाय दिस कल्चर मीडियम। ओके, तो भाई वेजिटेटिव प्रोडक्शन आर्टिफिशियल तरीके से कितने तरीके से हो सकता है, वो 4 ये तरीके हैं, मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस कर दिया। अब बात हम करते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन की। ध्यान दें, देखिए भाई, जहां तक सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या है, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है किसी प्लांट में, इट रिक्वायर्ड मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर द फर्टिलाइजेशन, और मियोसिस डिवीजन फॉर मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन फॉर द गैमेट फॉर्मेशन। It also require favorable conditions. जब ये सारी चीजें होंगी तो सेक्सुअल प्रोडक्शन हो सकता है किसी प्लांट में, एनिमल में। तो पहले बात तो ये समझ लीजिए, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये एक स्लो प्रोसेस है। अगर हम बात करें ए सेक्सुअल से इसको हम कंपेयर करें तो ये कॉम्प्लेक्स भी है और स्लो भी है। दूसरी बात ये है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस डेवलप होते हैं। वेरिएशंस डेवलप होते हैं मतलब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, दे आर स्लाइटली डिफरेंट, एंड दिस स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड वेरिएशन, एंड दिस वेरिएशन causes evolution. Variation causes evolution. तो जो भी आप देख रहे हैं ना, एवोल्यूशन जो हुआ है, चिंपैंजी से जो ह्यूमन बीइंग बन गया है, मंकी से जो एप बना और एप से जो ह्यूमन बना, इट इज ऑल ड्यू टू वेरिएशंस। हम अगर ये सोचें कि हम आज से अपना 2000 वर्ष पुराने या 10,000 वर्ष पुराने या हम ये कह सकते हैं कि बहुत पुराने
50,000 वर्ष पुराने, भाई हम आज हैं तो हमारे पूर्वज भी तो रहे होंगे, हम ऐसे थोड़ी ना आगे कोई भी, आकाश से कोई प्रकट नहीं हुआ है। हम आप जितने भी लोग हैं हम सबके पेरेंट्स हैं, फिर उनके भी पेरेंट्स रहे होंगे, उनके भी पेरेंट्स रहे, ये सब चला आ रहा है। अगर हम ये कहें भाई हमारे 50 साल पुराने पेरेंट्स को प्रकट करके सामने खड़ा कर दो, और मान लो 50 साल पहले पुराने जो हमारे पेरेंट्स थे वो सामने अगर आ जाते हैं तो शायद उनको हम पहचान ना पाएं, और ये ना पहचान ही नहीं पाएंगे, और ये भी नहीं मानेंगे कि हमारा इनका कोई रिलेशन हो भी सकता है, क्योंकि इतना अंतर होगा उनमें और आप में। चिंपैंजी को खड़ा कर दिया जाए और आपसे कहा ये आपका रिलेटिव है तो आप मानने को तैयार नहीं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है। लेकिन यही सच है, वो वेरिएशन धीमे 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 हजारों लाखों वर्षों में इतना वेरिएशन डेवलप हो जाता है कि हम अपने एंसेस्टर को अपना एंसेस्टर मान नहीं सकते, इतना बड़ा अंतर डेवलप हो जाता है। सो इट इज ऑल ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो भी प्राणी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो डेफिनेटली उसकी ऑफस्प्रिंग्स में डिफरेंस आता है, वेरिएशंस आते हैं, और वो वेरिएशंस एवोल्यूशन का कारण बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो भी इस तरीके से डेवलप होते हैं ऑफस्प्रिंग्स विद वेरिएशन, दे आर बेटर फॉर अडैप्टेशंस। अब एक बात और सुन लीजिएगा कि भाई इसमें कह सकते हैं कि डिवीज़न कौन सा होगा। डिवीज़न होता है माइटोसिस या फिर मियोसिस फॉर गैमीट फॉर्मेशन, फॉर गैमीट फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, गैमीट को बनाने के लिए या तो माइटोसिस डिवीजन होगा और या फिर मियोसिस डिवीजन होगा। गैमीट फॉर्मेशन के लिए माइटोसिस रिक्वायर्ड होता है एज इन हैप्लॉइड पेरेंट्स, जो हैप्लॉइड पेरेंट्स होते हैं उनके केस में, और जो डिप्लॉयड पेरेंट्स होते हैं उनके केस में क्या होता है, मियोसिस। यानी कि अगर कोई डिप्लॉयड पेरेंट है उसको गैमीट बनाना है तो मियोसिस डिवीजन के बाद ही बनेगा वो, और अगर कोई हैप्लॉयड पेरेंट है उसको गैमीट बनाना है तो माइटोसिस डिवीजन हो चाहिए। यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के लिए या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होता है, लेकिन मोस्टली मियोसिस ही होता है, क्योंकि माइटोसिस केवल हैप्लॉयड पेरेंट्स जो होते हैं उन्हीं में गैमीट बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। माइटोसिस के द्वारा गैमीट बनते हैं हैप्लॉयड पेरेंट्स में, फॉर एग्जाम्पल ड्रोन हनी बी, ड्रोन हनी बी, ध्यान रखें। और अब हम बात करते हैं इसमें भाई अगर गैमीट बन गए तो क्या हो सकता है। देखो गैमीट बन जाएंगे तो मेल गैमीट, एक बात समझ लीजिएगा, जो भी पेरेंट्स होते हैं, मान लो मेल पेरेंट्स हैं तो मेल पेरेंट में मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, और मेल सेक्स ऑर्गन में जर्म सेल्स होंगी, और उन जर्म सेल्स में मियोसिस होगा जो मोस्टली होता है। तो भाई स्पर्म बनेंगे जिनको हम मेल गैमीट कहते हैं। ऐसे जो फीमेल पेरेंट्स होंगे, जो फीमेल पेरेंट्स होते हैं, उन फीमेल पेरेंट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होंगे उनमें भी जर्म सेल्स होंगी, और उन जर्म सेल्स में भी मियोसिस होगा, और जब उनमें मियोसिस होगा तो ओवा बनेंगे, एग बनेंगे, या एग बनेंगे कह सकते हैं, जिनको हम फीमेल गैमीट कहते हैं। तो गैमीट जो मियोसिस डिवीजन के बाद बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन या मेल सेक्स ऑर्गन में बनेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन मेल पेरेंट में हो सकता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल पेरेंट में हो सकता है, यानी कि यहां पर दो पेरेंट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही पेरेंट हो और वही एक पेरेंट में दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन हो, ऐसा भी होता है, दैट मे बी पॉसिबल। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट एक हो और इसमें हम कह सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन भी हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो,
और इनमें मेल गैमीट बन जाए और इनमें फीमेल गैमीट बन जाए, लेकिन इनका आपस में फ्यूजन नहीं होता, जनरली आपस में फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि या तो मेल पहले बनेगा या फिर फीमेल पहले बनेगा। तो कोई जो दूसरा पेरेंट होगा सेम स्पीसीज का, अगर इसका मेल गैमीट है तो दूसरे वाले पेरेंट का फीमेल गैमीट होगा। मतलब एक ही पेरेंट दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन बना सकता है मोस्टली, जो लोअर एनिमल्स होते हैं इनमें, और प्लांट में भी ऐसा हो सकता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, मतलब इसमें स्टेमेंस भी होते हैं और गाइनीसियम भी होता है, पिस्टिल भी होता है, कार्पेल भी होता है, तो वही जो एंथर होता है उससे पोलन ग्रेन बनेगा, मेल गैमीट बनेगा, और जो गाइनीसियम है उसके अंदर एग बनेगा। तो उस केस में सेल्फिंग हो जाती है, ऑटोगेमी हो जाती है, गिटोनोगेमी हो जाती है। और अगर नहीं होती है तो कह सकते हैं कि दूसरे सेम स्पीसीज के प्लांट पे चला जाएगा वो। फंक्शनली कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, फंक्शनली, जो कि है तो सेम स्पीसीज के बीच में, है तो सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन उसको फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं। एनिमल के केस में देखा जाए तो जनरली क्या होता है, एक प्रकार का यूनिपेरेंटल इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एक ही पेरेंट के द्वारा मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन सेक्स ऑर्गन में मेल फीमेल गैमीट बनते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है एनिमल के केस में, जनरली एक ही एनिमल के अंदर जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनमें बने हुए मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जनरली प्रोटेंडरस कंडीशन होती है, मेल गैमीट पहले बनता है, फीमेल गैमीट बाद में बनता है। तो अगर ऐसा है कि आपस में मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, तो सेम एनिमल का जो सेम दूसरा एनिमल होगा उसका फीमेल गैमीट और इसका मेल गैमीट आपस में फ्यूजन कर सकता है। इसको कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यानी कि कह सकते हैं कि अगर दो अलग अलग पेरेंट के मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है तभी इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। ओके, तो यूनिपेरेंटल हो सकता है, और ये बाई पेरेंटल हो गया। ये कैसा हो गया? बाई पेरेंटल हो गया। तो बाई पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है और यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, ये दोनों आपके सामने आ गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान रखना, अगर ए सेक्सुअल से कंपेयर करें तो ये स्लो होता है और कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, इसमें वेरिएशन डेवलप होते हैं और वेरिएशन के कारण एवोल्यूशन होता है। ध्यान रखना इस चीज़, इन सब चीज़ों का। अब होता क्या है एक्चुअल में, डिवीजन कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिवीजन माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस भी हो सकता है। माइटोसिस गैमीट फॉर्मेशन के लिए हो सकता है और मियोसिस भी गैमीट फॉर्मेशन के लिए हो सकता है। माइटोसिस जब गैमीट फॉर्मेशन के लिए होता है तो ध्यान रखना, माइटोसिस गैमीट फॉर्मेशन के लिए तब होता है जब पेरेंट हैप्लॉइड होता है, और मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के लिए तब होता है जब पेरेंट डिप्लॉइड होता है, कोई सा पेरेंट हो। तो ये एक आउटलाइन मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है। अब आगे इसके हम देखते हैं। इसके बाद में देखें, इसके आगे अगर हम बात करें कुछ प्लांट्स की, पहले बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स। कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें पहले पढ़ना होगा। एनुअल प्लांट क्या होते हैं, बाइनियल प्लांट क्या होते हैं, पेरिनियल प्लांट्स क्या होते हैं। देखें जरा इसके बारे में, एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, थोड़ा ये जानना बहुत जरूरी है पहले। ऐसे बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे ही बेटा पेरिनियल प्लांट्स क्या होते हैं, ये सब क्या होता है। देखें भाई, एनुअल प्लांट का मतलब है, एनुअल प्लांट का मतलब है ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करते हैं। ये कह सकते हैं दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन, वन ग्रोइंग सीजन।
बाइनियल्स में क्या हो जाएगा, 2 ग्रोइंग सीजन। इसमें क्या हो सकता है, मोर देन टू ग्रोइंग सीजन। ये हो गया एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट और पेरिनियल प्लांट क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। यहां पर बात आई, लाइफ साइकिल में बेटा फेजेस होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। जो लाइफ साइकिल होती है किसी प्लांट की, उस लाइफ साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। एक फेज होती है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज, जिसको ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं। एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज और एक होता है सेनेसेंट फेज। अगर एनिमल है तो इसको हम कह सकते हैं जुवेनाइल फेज, और प्लांट है तो इसको हम कह सकते हैं वेजिटेटिव फेज। इसी को ग्रोथ फेज भी कहते हैं या ग्रोइंग फेज। भाई अगर मान लेते हैं कोई जैसे छोटा बच्चा है, बेबी है, पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है और बड़ा होता है, 4-6 साल का होता है, 8-10 साल का हो जाता है, फिर वो 12-13 साल का होता है। 12-13 साल में क्या होता है, उसके अंदर एडोलेसेंट चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिर उसमें जो सेक्स ऑर्गन है वो और भी ज़्यादा डेवलप होते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, फंक्शनल चेंजेस आते हैं, और फिर वो जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर हो गया मतलब रिप्रोडक्टिव फेज आ गया, और फिर वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपनी ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर सकता है। इसके बाद जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाती है तो ओल्ड एज आ जाती है, यानी कि सेनेसेंट फेज का मतलब है ओल्ड एज। सेनेसेंट फेज का मतलब है ओल्ड एज, जब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिटीरियोरेशन चालू हो जाता है। जब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिटीरियोरेशन चालू हो जाता है, इसको कहते हैं सेनेसेंट फेज, ओल्ड एज। इसको मैच्योर फेज कह सकते हैं। अगर एनिमल की बात करें तो इसको मैच्योर फेज कह सकते हैं या मैच्योरेशन फेज कह सकते हैं। इसको हम ओल्ड एज कह सकते हैं। इस ओल्ड एज में क्या होता है, स्ट्रक्चरल, ध्यान रखना है इसका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटीरियोरेशन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटीरियोरेशन का मतलब है कि स्ट्रक्चर में भी धीमे धीमे डिके होता है और फंक्शंस भी डिके होते हैं। हम जितना तेज़ी से हाथ चला सकते हैं, ओल्ड एज में उतना तेज़ी से हाथ नहीं चला सकते। हम जितना तेज़ दौड़ सकते हैं, ओल्ड एज में उतना तेज़ नहीं दौड़ सकते हैं। ये क्या है, फंक्शनल डिटीरियोरेशन है।